नमस्कार। पैसे के बारे में जो कुछ भी हम बचपन से सीखते आए हैं, क्या हो अगर वो सब उतना सही ना हो। आज हम दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक रिच डैड पुअर डैड के उन आइडियाज को समझेंगे जिन्होंने सही मायनों में लाखों लोगों की पैसों को देखने की सोच ही बदल दी। तो चलिए इसी एक चौंकाने वाले विचार से शुरू करते हैं जो इस किताब की फिलॉसफी का सेंटर है। भला एक घर संपत्ति कैसे नहीं हो सकता? हम सब तो यही सोचते आए हैं, है ना? यही सवाल इस किताब को इतना जबरदस्त बनाता है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है। ये कहानी घूमती है लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिताओं के इर्द गिर्द। एक उनके अपने बहुत पढ़े लिखे पिता थे जिन्हें वो पुअर डैड बुलाते हैं, और दूसरे उनके दोस्त के पिता जो एक एंटरप्रेन्योर थे, उन्हें वो रिच डैड कहते हैं। और इन दोनों ने पैसे, रिस्क और जिंदगी के बारे में बिल्कुल बिल्कुल उल्टी सलाह दी। दोनों पिताओं की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ पुअर डैड का रास्ता था, खूब पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सेफ रहो। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड का रास्ता था, पैसे के बारे में सीखो, एसेट्स बनाओ और रिस्क को मैनेज करना सीखो। और सिर्फ 9 साल की उम्र में लेखक ने रिच डैड से पैसे के बारे में सीखने का फैसला किया। ये सुनने में शायद एक छोटा सा फैसला लगे, लेकिन इसी एक फैसले ने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी और आने वाले सभी सबकों की नींव रखी। ये उस रास्ते को चुनने जैसा था जिस पर बहुत कम लोग चलते हैं। तो रिच डैड का सबसे जरूरी सबक क्या था? ये एक ऐसा नियम है जो कमाई से ज्यादा इस बात पर फोकस करता है कि कितना पैसा अपने पास रखा जाता है। मतलब ये पर्सनल फाइनेंस के गोल को ही पूरी तरह बदल देता है। रिच डैड के हिसाब से एसेट या संपत्ति की परिभाषा बहुत ही सिंपल है। कोई भी चीज जो जेब में पैसा डाले। सोचिए, एक घर जिससे किराया आता हो, स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड या किसी बिजनेस से होने वाली इनकम, ये सब एसेट्स हैं। और लायबिलिटी या देनदारी ठीक इसका उल्टा है। कोई भी चीज जो जेब से पैसा निकाले, जैसे कि घर जिसकी ईएमआई भरनी है, कार जिसका लोन चुकाना है, ये सब लायबिलिटीज हैं क्योंकि ये लगातार पैसा खर्च करवाती हैं। और देखिए, यहीं पर आता है इस किताब का सबसे सबसे पावरफुल आइडिया। ज्यादातर लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, जैसे एक बड़ा घर या एक नई कार, और उन्हें लगता है कि वो एसेट्स हैं। रिच डैड के मुताबिक यही वो सबसे बड़ी गलती है जो लोगों को अमीर बनने से रोकती है। ये स्लाइड इस कैश फ्लो को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, नौकरी से इनकम आती है और सीधे चली जाती है खर्चों में। टैक्स, घर का लोन, कार की ईएमआई। एसेट बनाने के लिए तो कुछ बचता ही नहीं। पारंपरिक सोच में घर एक एसेट है, लेकिन असल में वो तो जेब से पैसा निकाल रहा है। तो इस सोच का नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा है रैट रेस, मतलब बिल चुकाने के लिए लगातार काम करने का एक अंतहीन चक्कर। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो किताब अपने पढ़ने वालों से सीधे पूछती है। ये जो रेस है ना, ये दो इमोशन से चलती है, डर और लालच। नौकरी खोने का डर हमें काम पर टिकाए रखता है और ज्यादा पैसे का लालच हमें और ज्यादा खर्च करने के लिए उकसाता है। तो फिर इससे बचने का तरीका क्या है? किताब में कॉमिक बुक लाइब्रेरी का एक बड़ा मशहूर किस्सा है। लेखक और उनके दोस्त ने बेकार पड़ी कॉमिक्स को इकट्ठा किया और उन्हें किराए पर देकर एक इनकम पैदा करने वाला एसेट बना दिया। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे सोच को सैलरी के लिए काम करने से हटाकर इनकम पैदा करने वाले एसेट बनाने पर लगाया जा सकता है। रैट रेस से बाहर निकलने का अगला कदम रिच डैड की सलाह थी, माइंड योर ओन बिजनेस। मतलब अपनी नौकरी करते हुए अपना खुद का बिजनेस या एसेट बनाने पर ध्यान लगाओ। ये बातचीत नौकरी और बिजनेस के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक पेशा वो है जो आप हर दिन करते हैं, लेकिन बिजनेस वो है जिसके आप मालिक हैं, यानी आपका एसेट वाला कॉलम। एक बैंकर बैंक के लिए काम करता है, पर वो बैंक का मालिक नहीं है। और अपने काम से काम रखने का एक बहुत बड़ा फायदा टैक्स में मिलता है। जैसा कि यहां दिख रहा है, एक एम्प्लॉय पहले कमाता है, फिर सरकार को टैक्स देता है और फिर बचे हुए पैसे खर्च करता है। लेकिन एक बिजनेस ओनर, वो पहले कमाता है, फिर अपने बिजनेस के खर्चे दिखाता है और फिर जो आखिर में बचता है उस पर टैक्स देता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। तो ये सब ज्ञान, ये समझ आखिर आती कहां से है? यहीं पर हम किताब के आखिरी और सबसे जरूरी सबक पर आते हैं। सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं, बल्कि हमारा दिमाग है। दौलत सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि उसे हासिल करने और उसे बनाए रखने के ज्ञान के बारे में है। जरा उन लॉटरी विजेताओं के बारे में सोचिए जो कुछ ही सालों में फिर से कंगाल हो जाते हैं। वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत हैं कि बिना फाइनेंशियल समझ के पैसा कितनी जल्दी चला जाता है। तो ये फाइनेंशियल आईक्यू क्या चीज है?
किताब के हिसाब से ये 4 मेन स्किल्स से बनता है। अकाउंटिंग यानी पैसों का हिसाब किताब समझना, इन्वेस्टिंग यानी पैसे से पैसा बनाना, मार्केट की समझ और कानून की जानकारी ताकि टैक्स के नियमों का फायदा उठाया जा सके। इन चारों को मिलाकर ही एक मजबूत फाइनेंशियल नींव बनती है। और अंत में सारी बात इस एक विचार पर आके रुकती है। हमारे हाथ में जो हर एक रुपया है ना, वो एक बीज की तरह है। उसे एक एसेट के पेड़ में उगाया जा सकता है या फिर उसे एक लायबिलिटी के गड्ढे में फेंका जा सकता है। ये किताब हमें अपने हर फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो सवाल ये उठता है कि चुनाव क्या होगा?